हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। दोबारा से लेके आ गई हूँ अपनी न्यू एजुकेशन वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का फोर्थ पार्ट। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में। ये जो दो आपके सेक्शंस है बुक में 5.2.2 और 5.2.3, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स। और इनकी कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं बुक में जो दे रखी थी, वो भी आज हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा आ चुका है 5.2.2 सेक्शन सेल वॉल। और यहाँ पे मैंने आपको ब्लू बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दे दी है। मतलब कि ना जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें बहुत कम मटेरियल प्रोवाइड हो रखा है, तो इसकी वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन इसमें दे दी हैं। तो आप चाहो तो सेल वॉल की डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है अ सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट कवरिंग द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ सेल। इट्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स परमिएबल इन नेचर। सेल वॉल कुछ नहीं है, सेल वॉल ये है कि वो जो होती है ना जो सेल होता है उसका आउटरमोस्ट लेयर होती है, मतलब कि बाहर वाली परत, जो कि उसको सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करके रखती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। और ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है कि ये सारे गैसेस को और जो भी लिक्विड और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका जो होता है आना जाना वगैरह सब देखती है सेल वॉल। ठीक है, तो जल्दी से एनसीईआरटी के थ्रू ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सारे एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बस आपको यहाँ से समझना है। आपको मेरी वीडियो देखते टाइम एनसीईआरटी की बुक खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम टू सेम वर्ड एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक रिजिड आउटर कवरिंग, रिजिड मतलब कि बहुत टफ आउटर कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली तरफ पे सेल वॉल होती है। ठीक है, और जो प्लांट होता है ना, मेनली जो प्लांट सेल होता है वो प्लांट सेल वॉल जो होता है वो मेनली सेलुलोज से कंपोज होता है, मतलब सेलुलोज से मिलके बनता है। ठीक है, सेलुलोज होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चर लेंथ और स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। ठीक है, मतलब ये उनका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हो पेपर में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, कुछ भी। तो आप उसमें लिख सकते हो कि when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of cell away from the cell wall. This is called plasmolysis। ठीक है, अब इसका हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी, एक्टिविटी 5.6 आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है, इसमें एक्टिविटी में है क्या कि एक पील लेना है एक लीफ का, यहाँ पे नाम लिख रखा है मैंने लीफ का भी। ठीक है, उसको क्या करना है कि वाटर में डालना है और फिर उसको एक स्लाइड पे रखना है, वही ग्लास स्लाइड जो पिछली बार हमने एक्टिविटीज़ में देखी थी जिसमें अनियन पील रखा था, वैसे एक स्लाइड पे रखना है और उसके सेल्स को एग्जामिन करना है हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर उसको रख के। ठीक है, और ये नोट करना है कि जो स्मॉल जो ग्रीन ग्रैन्यूल्स उधर हमको दिखेंगे ना, उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लोरोप्लास्ट की भी डेफिनेशन मिल गई। क्लोरोप्लास्ट आर द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ। ठीक है, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन हो गई। और ये करते क्या, इनके पास मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है कि ये ग्रीन सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लेना है शुगर या सॉल्ट का, और लीफ को उसकी जो स्लाइड थी उसके ऊपर माउंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट के लिए रुकना है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो हमें क्या दिखेगा ये हम आगे इसका ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है कि थोड़ी और ये लीव्स लेनी है, इसको बॉइलिंग वाटर में डालना है थोड़े टाइम के लिए। इससे क्या होगा कि जो वो लीफ के सेल होंगे वो सारे मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, then mount one leaf on a slide and observe it under the microscope। फिर हम उसके जो हमने बॉयल की हुई लीफ थी ना, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे
और उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डाल देंगे शुगर और वाटर का, शुगर या फिर वाटर का, मतलब शुगर और सॉल्ट का, ठीक है। और उसको फिर दोबारा उसको स्लाइड के ऊपर रख के उसको फिर से ऑब्जर्व करें। मतलब पहले हमने कैसे ऑब्जर्व किया, नॉर्मल लीफ को लग किया, उसका पील निकाला और उसके बाद उसको हमने स्लाइड पे रख के उसको नॉर्मली ऑब्जर्व कर दिया और उसके अंदर फिर हमने स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन डाला और फिर उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। तब हमें क्या दिखता है। और दूसरा केस था कि जब हमने उसको बॉयल किया, उसके जब सेल मर गए, फिर जब हमने उसका पील निकाल के स्लाइड के ऊपर रखा, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डाला शुगर और सॉल्ट का और फिर ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या दिखता है। मतलब कि ये 2 अलग केसेस हैं, ठीक है। तो व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें क्या पता लगता है इस एक्टिविटी से। ये आपकी यहाँ पे ना ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपका। जैसे होता है ना, अगर आपको एक्टिविटी में पूछा कि भाई ऐसे करके सेल वॉल करके एक एक्टिविटी बताओ, तो आपकी एक्टिविटी 5.6 आपको लिखनी है, जिसमें आपको जैसे आप बचपन से लिखते आ रहे हो एम, मटीरियल रिक्वायर्ड, ये सब आप तो लिख ही लोगे। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है रिजल्ट एंड एक्सप्लेनेशन में जो मैंने दे रखी है। ऐसा दिखता है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं ना, और जो मतलब कि इसमें दे रखा है कि इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। जो लिविंग और डेड सेल होते हैं ना, वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते ऑस्मोसिस से। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria to withstand with the very dilute hypotonic external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells. यानी कि होता क्या है कि बेसिकली जो सेल होता है ना, वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है और एक प्रेशर बिल्ड कर लेता है सेल वॉल के अगेंस्ट, ठीक है। फिर जो वॉल होती है वो एक्सर्ट करती है इक्वल और ऑपोजिट प्रेशर वो स्वॉलन सेल पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा में ग्रेटर चांस हो जाता है कि वो सर्वाइव कर पाए मीडियम को, जो कि एनिमल सेल्स का होता है, ठीक है। मतलब ये आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना और इसको आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन 5.2.3 है न्यूक्लियस वाला, जिसमें आपको यहाँ पे मैंने आपकी न्यूक्लियस की डेफिनेशन दे रखी है। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है। तो ये एक क्विक रिवीजन है 9th क्लास में जो आपको मिल जाती है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ द सेल, जैसे कि उसकी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसका जो जीन्स होता है वो भी यही कैरी करता है और जो स्ट्रक्चर्स तो कंटेन करते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन में। हेरिडिटी जो है आपका 10th में एक चैप्टर आएगा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें आपको इसके और ज़्यादा डीप में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपके बेसिक हैं, ये आप क्लियर कर लोगे तो आपको 10th में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। न्यूक्लियरली आर स्मॉल बॉडीज ऑफन सीन विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो दे रखा है, ये सारा बुक का ही है आपका। ये जो ब्लू बॉक्स में था बुक का नहीं था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा डेफिनेशन दे रखी थी आपको याद करने के लिए। तो ये आपका जो नीचे लिखा हुआ है ये सारा बुक का है। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। अच्छा, आपको याद होगा जो हमने अनियन पील का, जो आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें से एक में मैंने शायद पार्ट 2 या 3 में था, मेरे को अच्छे से याद नहीं, तो उसमें हमने अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने आपको उसके रियल सेल्स दिखाए थे फोटो से, ठीक है। तो उसमें हमने किया क्या था, हमने आयोडीन सोल्यूशन को पील पे डाल दिया था। ऐसा हमने क्यों किया और हमें क्या दिखा उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद, और क्या क्या हमें डिफरेंसेस दिखे, ठीक है। और उसके बाद हमने जब आयोडीन पील डाल दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया था पील पे, तो कोई सेल कलर्ड भी हो गया था, या मतलब कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे ये सब हमने देखा होगा उस एक्टिविटी में। तो वही अब यहाँ पे डिस्कस होने वाला है कि उस केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट रीजन्स में जो सेल थे वो अलग अलग कलर से रंग गए थे, ठीक है। और कुछ रीजन ऐसे थे जो कि डार्कर दिख रहे थे बाकी अलग अदर रीजन्स से, ठीक है। और इसके अपार्ट जो आयोडीन सोल्यूशन था वो जो कि हम यूज़ कर सकते थे सैफरनेट सोल्यूशन या फिर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, जिससे कि हम सेल को स्टेन कर पाए हैं। और मतलब कि ये पूरा था कि एक्टिविटी था और हमने इसमें ऑब्जर्व किया था कि अनियन के पील के साथ होता क्या है। अब हम इसको अपने खुद की बॉडी के साथ ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 5.7 दे रखी है, इसमें कुछ कर रखा है जिससे कि हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.7 है यहाँ पे आपकी बुक की। उसमें करना क्या है कि एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप डालनी है। फिर आइसक्रीम स्पून से करना क्या है कि जेंटली उसको स्क्रैप कर देना है उस सरफेस के ऊपर। और does any material get stuck on the spoon with the help of a needle? We can transfer the material and spread it evenly on the glass side.
kept ready for this. To color the material, we can put a drop of miscellaneous blue solution on it. Now the material is ready for observation in the microscope. मतलब कि हमने ये सब कर लिया, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्लिप से कवर करना नहीं भूलना उसको, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल्स वी सी, और इसको ऑब्जर्वेशन शीट पे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ तो छोड़ दो यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन मोड है, तो ड्रॉ क्या ही करूँगी। मतलब आप करना चाहो तो कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? This structure is called nucleus. अच्छा, जब हम आप ऐसा एक्टिविटी करेंगे ना तो हमें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा हर सेल के सेंटर में, और इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियस को स्पॉट करने के लिए एक्टिविटी है। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनयूनिक सेल्स, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन है उसी के और कुछ रिजल्ट्स हैं, या फिर थोड़ा सा और उसमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूक्लियस में होता क्या क्या है। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन था वैसा आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियर को कवर करके रखते हैं, न्यूक्लियर के अंदर के एनवायरनमेंट और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म और इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस से उसको सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide, ठीक है। मतलब कि क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं। अब आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, तो आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जो आपकी आइडेंटिकल फीचर्स होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में से, वो आपका क्रोमोसोम्स के थ्रू ही आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और ये करता कौन है कॉपी, ये डीएनए के थ्रू कॉपी होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये कॉपी होता है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से कंपोज होते हैं, मतलब इन दोनों से मिलकर बनते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने अंदर जिससे कि सेल ऑर्गेनाइज हो पाए और कंस्ट्रक्ट हो पाए, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जिनको जीन्स बोलते हैं, ठीक है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल। अच्छा, एक आपका होता है क्रोमैटिड्स, एक होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है कि वो विजिबल एंटेंगल्ड मास होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जब भी आपका सेल डिवाइड होता है तभी मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है, मतलब कि बन जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का मेन रोल होता है, सेंट्रल रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। It also plays crucial part through the environment in determining the way of cell will develop and what will it form and exhibit its maturity by directing the chemical activities of the cell। मतलब यहीं पे आपका सारा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, प्रोसेसेस होते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। इस स्लाइड को एक बार आप पॉज करके दोबारा पढ़ लेना जिससे कि आपको पेपर में कैसे लिखना है उसके लिए लैंग्वेज मिल जाएगी। यहाँ पे तो मैंने आपको ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको अगर डीपली मतलब पढ़ना है, पेपर में करना है, तो आपको मिल जाएगी लैंग्वेज कैसे करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक कोई सेक्शन अलग से बुक में आपका मेंशन नहीं है, पर ये आपका उसी के सेक्शन के अंदर ही चल रहा है। मतलब ये जो आपका सेक्शन चल रहा है न्यूक्लियस, इसके अंडर ही एक पैराग्राफ सा था, तो मैं सोचा कि इसको डिफरेंशिएट कर देता है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने शायद से 7th 8th में भी एक बार आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अगर आपको याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि आता है, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack in nuclear membrane are called prokaryotes। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इन ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऑर्गेनिज्म जिनके साथ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called nucleoid. Such organism whose cells lack in nuclear membrane are called prokaryotes। वो जो मैंने ऊपर डेफिनेशन दे दी वही है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स को तोड़ तोड़ के बता रखा है कि इसका मतलब क्या होता है। प्रो मतलब कि प्रिमिटिव और प्राइमरी यानी कि पहला, कैरियोट यानी कि कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है।
तो ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकेरियोट्स। यहाँ पे वही मैंने जो ऊपर दे रखी थी डेफिनेशन वही यहाँ पे भी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल। अच्छा, आपको ऐसा बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी क्या चीज़ है क्या नहीं है। आगे जाके इसका डिफ्रेंशिएटिंग डायग्राम भी है और आपकी बुक वाला डायग्राम भी मैं एक बार साइड पर लगा दूंगी, आगे जाके आएगा आपका। तो अभी आप सिर्फ पढ़ लो कि है क्या क्या इसमें, उसके बाद हम आगे डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized parts of cytoplasm। ये जो आपका है ना सेक्शन 5.2.4, ये मैं आपको आगे फिगर दिखा दूंगी, उससे आपको समझ आ जाएगा, सेक्शन देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। द क्लोरोफिल इज photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotic cells। अब यहाँ पे ना उसका बुक वाला डायग्राम तो ये रहा, देखो यहाँ पे आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है और यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम यही जो ऐसे निकल रहे हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसे खड़े 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 जो बाल जैसे लग रहे हैं यहाँ पे, इनको राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड आपका न्यूक्लियस के अंदर के होते हैं ऑर्गेनेल्स, और यहाँ पे सेल वॉल है ये जो आपको दिख रहा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइन वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर डायग्राम है और ये आपका डिफरेंशिएटिंग डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है और यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड या डीएनए, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम्स, और ये तो पिलिस और ये जो है ना फ्लैगेलम ये आपके सिलेबस के नहीं है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कैप्सूल वगैरह, ठीक है। तो ये जो मेन 3-4 मैंने आपको बताया यही है जरूरी। और यूकेरियोटिक मतलब ये जो डायग्राम है ना ये आ भी सकता है आपका पेपर में कि यूकेरियोटिक सेल बनाओ या प्रोकैरियोटिक सेल बनाओ, तो एक बार ये डायग्राम भी याद कर लेना। थोड़ा सा लेबलिंग वगैरह तो आसान ही है इसकी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ना यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल में यहाँ पे आपका दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस के अंदर भी ना बीच में एक होता है सबसे, तो उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, ठीक है, ये आपका साइटोसॉल नहीं है सिलेबस में। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा आपका, ठीक है, ये जो ऐसा राजमा टाइप सा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपका नहीं है सिलेबस में। पेरोक्साइजोम, ये आपका गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी कुछ भी बोल दो इसको, तो ये जो आपका ऐसा वाईफाई के सिग्नल जैसा होता है इसको कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसका कुछ कुछ मतलब से निकाल के। ये आपका लाइसोसोम है। इन सबके ना आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे इनके ना, सेक्शन जैसे 5.2.5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे करके बहुत सारे इनके सबके फंक्शन दे रखे हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे आप अपनी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑरेंज वाला हिस्सा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ और रफ, ये रहा स्मूथ, ये रहा रफ, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाली और रफ वाली ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और मेरे को सपोर्ट करना, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा देना कि आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाए। वैसे तो मेरी शाम को 5 बजे ही आती है हर ऑल्टरनेटिव डे पे, पर फिर भी आप नोटिफिकेशन बेल बजा देना कि आपको पता लग जाए, एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो आ चुकी है, तो आप आराम से उसको देख पाओ, ठीक है। तो बाय गाइस।